हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक आ जाता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है बच्चों? सुनो, देखिए, डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको अफेक्ट करने के जो फैक्टर्स हैं वो तो हमें पता ही है बेटा, है ना। मैंने आपको बताया था पीएक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पहले डीएक्स लिख लो। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हैज अ फंक्शनल रिलेशन विद पीएक्स, पीआर, वाई, टी, ई, है ना बच्चों। यानी ये सब चीजें कमोडिटी की डिमांड को इंपैक्ट करती है। बिल्कुल सही है। और ये सब जो मैंने बताए थे ये सब अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चेंज इन डिमांड आता है, और ये जो है वो पहला फैक्टर है, मेन फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डन। अब रहती है बात ये कि जब ये सब इंपैक्ट कर रहे हैं तो प्राइस, इनकम और जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी ये जो फर्स्ट तीन चीजें आपको दिख रही हैं, इनका क्वांटिटेटिव इंपैक्ट आप मेजर कर सकते हो कि इनमें कितने परसेंट चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आता है। बाकी दो का नहीं अंडरस्टैंड कर सकते आप क्वांटिटेटिव इंपैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी दो इफेक्ट नहीं करते, बाकी दोनों क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इफेक्ट वो भी करते हैं, लेकिन जो टेस्ट है उसको आप मेजर नहीं कर सकते परसेंटेज में। एक्सपेक्टेशंस है वो सिर्फ एक अंदाजा है, अनुमान है, तो उन दोनों को छोड़ दो। तो बाकी की जो पहली तीन चीजें बच्चों, इनमें कितने परसेंट चेंज आने से कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब इसको एनालाइज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर प्राइस में कितने परसेंट चेंज आने से क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आता है, अगर हम इन दोनों को आपस में एनालाइज करें बेटा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी। ठीक ऐसे ही आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के साथ कंसीडरेशन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप इनकम में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया उसको डील कर सकते हैं। इनकम कितने परसेंट चेंज आने से डिमांड कितने परसेंट बदल गई। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है हर तरह का यहाँ चेंज हम एनालाइज कर सकते हैं। आओ अब एक बार कंसेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों आपसे कि है क्या इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल, जैसे कि ये सब। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्राइस के साथ चेंज आने से क्या चेंज आता है डिमांड में बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के चेंज आने से कितने परसेंट चेंज आता है डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के चेंज आने से तो क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी कि आप कुल मिला के यहां पर इलास्टिसिटीज के चार पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिव गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट गुड, अदर इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आइए एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं यहां से कि जब सबसे पहली बात मैंने आपसे बोली बेटा कि प्राइस में चेंज आने से कितने परसेंट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है, ठीक है, इन दोनों के चेंज को आपने कंसीडर करना है तो इलास्टिसिटी निकलेगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूं यहां पर, सपोज कर लो किसी चीज का प्राइस जब 10% बढ़ जाता है ना, किसी चीज का प्राइस बेटा जब 10% बढ़ जाता है ना, तो उस चीज की डिमांड जो है वो, ये देखो, प्राइस जब 10% बढ़ जाता है उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% घट जाती है। मैंने ऐसा माना कि जब प्राइस 10% बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% घट जाती है। तो इन दोनों का आपसी रिलेशनशिप क्या है बेटा, ट्वाइस।
तो आप कहेंगे सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर 2 है, 2 2। अब ये 2 कोई केजी नहीं, ये 2 कोई रुपी नहीं, ये 2 टाइम्स है। सो इट इज अ यूनिट फ्री कॉन्सेप्ट, it is a times, 2 times means there is a two time changes in the quantity demanded with reference to one time change in the price। अब with reference to one time change भी कहने की जरूरत नहीं है, with reference to price when it is connected, because 2 times का मतलब ही क्या है कि प्राइस के साथ जब कनेक्शन करते हैं तो 2 गुना चेंज क्वांटिटी में आता है, ठीक है। अब जब इसके वेरिएशंस करूं मैं आगे, तो बच्चों इसको भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। अब जैसे यहां पर तो 2 आ गया कि सर 2 है बच्चे, इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, ये जो आपने समथिंग बाय समथिंग किया, समथिंग नंबर बाय समथिंग नंबर, है ना, जब आप ये करते हैं वेरिएबल बाय वेरिएबल, तो आपको यहां पर क्या क्या मिल सकता था? यहां मिल सकता था बच्चे एग्जैक्टली 1, यहां मिल सकता है कोई नंबर ग्रेटर देन 1, यहां मिल सकता है कोई नंबर लेस देन 1, यहां मिल सकता है कोई नंबर इंफिनिटी भी, और मिल सकता है कोई नंबर 0 0। बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको ये 5 वैल्यूएशंस मिलेंगे। आप कहेंगे सर नेगेटिव भी मिल सकता है। बेटा नेगेटिव तो जब आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करते हो, नेगेटिव तो वैसे भी मिलता ही है। ये देखो आप मेरी बात सुनो, प्राइस अगर बढ़ा, प्राइस अगर बढ़ा, उसका परसेंटेज चेंज, तो उसका परसेंटेज चेंज कैसा आएगा बच्चों? प्राइस अगर बढ़ा तो उसका परसेंटेज चेंज कैसा आएगा? सोचो आप, पॉजिटिव, बड़ा परसेंटेज चेंज पॉजिटिव। क्वांटिटी डिमांडेड का उस केस में परसेंटेज चेंज कैसा आएगा? फिर नेगेटिव। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव, फाइनली आपको आंसर तो क्या ही मिलने वाला था यहां से? फाइनली तो सर हमें यहां से नेगेटिव ही मिलने वाला था, लेकिन एक नेगेटिव हमने और आगे लगा दिया कि यहां या तो ये परसेंटेज नेगेटिव का होगा ऊपर वाला ये वाला, या ये परसेंटेज नेगेटिव का होगा। इन दोनों में से जो भी एक नेगेटिव होगा, मान लो ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव को, दो नेगेटिव आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे और फाइनली आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। मैं अभी एक एग्जांपल लेकर के ये समझाऊंगा ये नेगेटिव कैसे कंज्यूम होता है नेगेटिव से। इस बात की अभी चिंता ना करो, अभी मैं बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि डिग्रीज जो है हमारी टोटल मिला के 5, यानी फाइनली आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ये पक्की बात है। और जो फाइनली आंसर बच्चे पॉजिटिव मिलेगा, वो पॉजिटिव में 5 केस हो सकते हैं, या तो वो इन्फिनाइट हो सकता है, या वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है इलास्टिसिटी, या वो एग्जैक्टली 1 हो सकता है, या वो लेस देन 1 हो सकता है, और या फिर वो 0 वैल्यूएशंस हो सकती है। आइए मैं आपको इन्फिनिटी के बारे में बताता हूं, इन्फिनिटी कैसे आएगा। देखो सुनो बेटे, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले फॉर्मूले को कंसीडर करो। फॉर्मूला क्या है? एक रिलेशनशिप है, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी में आया हुआ चेंज, इनका रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ऊपर रखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे रखा बेटा हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर रखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे रखा बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 20% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई जब प्राइस 10% चेंज हुआ, इलास्टिसिटी आ गई 2। एक मैं ये बोलता हूं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट केस के प्राइस लगभग ना के बराबर चेंज हो या बहुत स्लाइटली चेंज हो, इतना स्लाइटली, इतना कम कि वो लगभग 0 के बराबर है। डेल्टा पी अप्रोचेस टुवर्ड 0, देखो नॉट एग्जैक्टली 0 बट अप्रोचेस टुवर्ड 0, बट ड्यू टू द वेरी स्लाइट चेंज इन द प्राइस, इफ देयर इज सम चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, एनी काइंड ऑफ चेंज, वो चाहे 20% का चेंज आ जाए, अब वो चाहे 30% का चेंज आ जाए, चाहे 40% का चेंज आ जाए, बेटा नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया है? 0। अब अगर क्वांटिटी में कितने भी परसेंट चेंज आ जाए उस 0 प्राइस चेंज से, तो बेटा आपकी इलास्टिसिटी क्या आएगी?
सर इनफाइनाइट आएगी ना, है ना बेटा? क्यों? क्योंकि आपको पता है मैथमेटिकली किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या, रिजल्ट क्या निकल गया था वहां से? इनफाइनाइट। बोलो आप बता रहे हो सही है कि नहीं है बेटा? नंबर क्या निकल गया था? एनी नंबर x अपॉन 0 द रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। सो व्हाट इज दिस इनफाइनाइट? इनफाइनाइट हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनी? जब बहुत स्मॉल चेंज प्राइस के अंदर होने से भी अगर क्वांटिटी डिमांडेड बदल जाए तो हम कहते हैं उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है। बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है उसकी डिमांड कितनी सेंसिटिव है। बहुत सिंपल सी बात है, कितनी सेंसिटिव है, प्राइस के साथ कितना अच्छे से, कितना जल्दी सेंस करती है। अब देखो प्राइस बिल्कुल हल्का सा टच होता है तो डिमांड बदल जाती है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसकी डिमांड, है ना? यानी उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछो तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ही नहीं, ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। बाकी सबको तो मैं अभी आपको साबित करके दिखा दूंगा, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको मैं साबित नहीं कर सकता क्योंकि आसपास कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है जो मैं आपको दे पाऊं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ। पर एक कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में बना हुआ है तो हमें पढ़ना है। आइए, हमें एक तो ये बात पता होनी चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट कब होता है। दूसरा इमेजिनरी कंसेप्ट है, चलो ठीक है, आओ एग्जाम्पल, ये टेबल समझो। 10 रुपए रेट था, क्वांटिटी डिमांडेड उस पे 100 भी हो सकती है। आगे एक मार्केट आएगी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो भी एक अजम्पशन ही है, वैसे तो एक मिथ है, रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज होगा आपका। तो अभी समझो आप 10 रुपए के रेट पर क्वांटिटी डिमांडेड 100, फिर 10 रुपए के रेट पर क्वांटिटी डिमांडेड 150 भी हो सकती है, 10 रुपए के रेट पर क्वांटिटी डिमांडेड 200 भी हो सकती है। पर अगर रेट हो गया 10 रुपए 25 पैसा भी, यानी हल्का सा भी चेंज हो गया बेटा, बढ़ गया, तो डिमांड सीधी कितनी हो जाएगी? 0। इतना जबरदस्त चेंज डिमांड के अंदर आएगा। हाँ आएगा बेटा, आएगा। कुछ इस तरह की बात को हम एनालाइज करना चाहते हैं और इसको बोलते हैं कि कैसी डिमांड है प्रोडक्ट की? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। कैसी डिमांड है बच्चों प्रोडक्ट की? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। आइए मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूं। ओ एक्स वाई, बेटा जरा भी आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन को मतलब पॉइंट प्रॉपरली आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। बनाता मैं क्यों हूं फिर भी, ताकि आपको उसका डेरिवेशन सा पता चल जाए कैसे बन गया ये एकदम से, है ना? ये चीज है क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे ये देखो प्राइस मान लो ये 5 का है, ये 10 का है, ये 10 है, मान लो ये 10 है, ठीक है, आगे भी है 15 20 25। अब क्वांटिटी डिमांडेड मान लो मैंने 50-50 का गैप लिया, तो ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, सपोज ये 200 है, ठीक है, ये 250 भी है यहाँ पे। तो 10 रुपए के रेट पे बेटा क्वांटिटी डिमांडेड 50 100 भी थी, ये 50 वाला पॉइंट हटा दो, बाकी 50 भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। 10 रुपए के रेट पे क्वांटिटी डिमांडेड 100 भी थी, 10 रुपए के रेट पर वो 150 भी थी, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, ठीक है ना? क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपए के रेट पर कितनी भी थी, तो 10 रुपए के रेट पर ये आपकी जो डिमांड है ये कितनी भी है। लेकिन अब मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना बेटा, लेकिन अगर 10 रुपए से हल्का सा भी बढ़ जाए, ये देखो मेरा ग्रीन स्केच देखना बेटा, ये डॉट देखो बस, इतना सा प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड सीधी कितनी हो जाएगी? 0। और वो 0 डिमांड इस डॉट के बिल्कुल नीचे रिप्रेजेंट होगी, यानी वाई एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाएगी। अभी तो मेरे पास ग्रीन स्केच है तो मैं इसको आपको शो कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ ब्लैक कलर होता तो मैं आपको वाई एक्सिस के ऊपर ही वो लाइन ड्रॉ करके दिखा पाता, और वो दिखती ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अभी तो मैं दिखा पा रहा हूं तो इसलिए वो चीज शो अप नहीं हो सकती, इसलिए वो वाई एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर जाती है। तो इनफैक्ट होता ये है कि प्राइस हल्का सा चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड सीधी कितनी हो जाती है बेटा? 0। इज दैट ओके? तो ये जो आपको समझना क्या है इस टॉपिक में, कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये रही आपकी, ये वाली सेकंड सिचुएशन, ये रही थर्ड सिचुएशन, और ऐसी ना जाने कितनी, यानी 10 रुपए के रेट पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ना जाने कितनी हो सकती है। यानी यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बेटा? इनफाइनाइट है, राइट?
₹10 के रेट पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी भी पॉसिबल है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर बेटा इनफाइनाइट है। आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि एक तो इस पे बेटा इसकी स्लोप पे क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क का, पीछे है भी सही, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में एक तो उसका सिंबल क्या बनता है, इनफाइनाइट, दूसरा डिमांड कर्व कैसा होता है, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके डन, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, प्योरली इमेजिनरी कंसेप्ट, हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया, इसका पॉसिबल ही नहीं है। अब हम दे सकते हैं उसके आगे एग्जांपल, परफेक्टली इन इलास्टिक में दे सकते हैं। पहले समझो क्या इन इलास्टिक मतलब क्या, जीरो, इलास्टिक मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, इनफाइनाइट, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या, जीरो। अब आप मुझे बताओ बेटा इसका आंसर जीरो कब आएगा, आप खुद सोचो, जीरो कब आएगा, जब ऊपर जीरो हो नीचे कोई भी नंबर हो, 0 नंबर इज इक्वल टू 0। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, जब प्राइस में चेंज आने से, कितना कितना भी चेंज आने से, क्वांटिटी में जरा भी चेंज ना है, जीरो, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, जीरो, यानी कि बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, कैसी, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। आओ बच्चों इस चीज को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये देखो, जब किसी चीज का रेट ₹10 था, हम तब भी उसकी 100 यूनिट्स खरीदते थे, उसका रेट ₹20 हो गया, बहुत डबल हो गया सर, 100% चेंज हो गया, हम तब भी उसकी 100 यूनिट खरीदते हैं, क्वांटिटी में चेंज जीरो। जब ₹30 हो गया, 200%, 10 से तो 200% चेंज हो गया, पर क्वांटिटी का चेंज जीरो। तो प्राइस कितना भी चेंज हो, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। जब ऐसा होता है बेटा, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक। और आपको याद होगा बच्चों, हमने कल के कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ा भी था, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हमारी ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। और मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसमें सॉल्ट का, नमक, है ना। मैंने कल एग्जांपल लेके बताया था आपको कि अगर इनकम आपकी बढ़ जाती है, इट डज नॉट मीन कि आप नमक ज्यादा खाना स्टार्ट करेंगे, और अगर इनकम आपकी घट जाती है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि लोग इतने गरीब हो जाएं कि नमक अफोर्ड ना कर पाए, जो कि काफी सस्ता है ना। तो बेटा नमक की डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो स्मूथ है, जिसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। प्राइस के बढ़ने पर सॉरी, ये आपके नमक की डिमांड प्राइस के बढ़ने पर भी वही रहती है, प्राइस के घटने पर भी वही रहती है। तो कहने का मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आपका नमक डबल रेट, ट्रिपल रेट, 4 गुना रेट और आधा रेट कुछ भी रह जाए, तो सस्ता महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले शायद इनकम के साथ कनेक्ट कर लिया इसको, इनकम के साथ नहीं बेटा, नमक के खुद के प्राइस के साथ नमक की खुद की क्वांटिटी को इंपैक्ट करना है। तो नमक का ₹20 का पैकेट आता है, मान लो वो 40 या 50 का हो जाएगा तो भी कम नहीं लेंगे लोग, और अगर ₹5 का भी आने लगेगा तो ज्यादा नहीं लेने लगेंगे। समझ रहे बेटा, कोई उसकी होर्डिंग भी नहीं करेगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं करता, कुछ ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब है उसकी जो किसी भी प्राइस में उसकी डिमांड सेम रहती है। तो इसका मतलब ये देखो, आप यहां मैं प्राइस ले रहा हूं बेटा 10, 20, 30, और ये मान लो क्वांटिटी है 100, ये 100 है सपोज। अब ₹10 पे भी कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, 100। ₹20 पे भी बेटा कितनी हो रही है, 100। ₹30 पे भी बेटा कितनी हो रही है, 100। इसका मतलब चाहे कितना भी कम या ज्यादा रेट हो जाए, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रहेगी, ये मान लो 100। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है ना। तो किसी भी प्राइस पर उसकी क्वांटिटी तो वही रहने वाली है जो उसकी क्वांटिटी है। तो इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है बेटा, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट, ठीक है बेटा। जरा 2 कंसेप्ट को एक बार रीड करके और यहां तक पे एक बार डन लिखो, जरा जरा जल्दी से बेटा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी क्या होता है जी,
यूनिटरी क्या होता है, समझो बात को। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? बेटे यूनिटरी का मतलब होता है जितने परसेंट चेंज प्राइस में आया हो। देखो ये वापस से इधर आ जाओ, यूनिटरी मतलब वन है ना। अब वन कब आएगा सर? जब समथिंग अपॉन समथिंग, यानी ऊपर क्या है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, नीचे क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी सेम नंबर हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी वही नंबर हो, यानी एक्स अपॉन एक्स। अब ये एक्स अपॉन एक्स का मतलब अगर 10% प्राइस बढ़े और 10% क्वांटिटी घट जाए, या 20% प्राइस बढ़े और 20% क्वांटिटी घट जाए, या 50% प्राइस बढ़े और 50% क्वांटिटी घट जाए, बेटा कुछ भी हो, तो रिजल्ट क्या निकलता है वहां पे, वन। वन का मतलब क्या होता है, यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो कैसे होता है सर ये? बेटा बहुत सारी चीजों पे ना हम अपना ना एक्सपेंडिचर फिक्स करके रख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मोस्टली मैं एग्जांपल लेता हूं क्लोथ का, मोस्टली बेटा ऐसा होता है, ये रेफ्रिजरेटर को तो चलो छोड़ो, आप क्लोथ का कैसे? बेटे कपड़ों पे मोस्टली हम बजट फिक्स करके चलते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि मुझे शर्ट लेनी है, ठीक है, मैं घर से प्लान करके जाता हूं कि सर मुझे 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 3,000 रुपए खर्च करना है शर्ट पे, ठीक है जी। 1,000 रुपए के हिसाब से लगभग मुझे लगता है कि 3 शर्ट आ जाएंगी। जब बेटा हम मार्केट में बाय करने गए तो मुझे शर्ट जो है वो थोड़ी महंगी मिली, 1,500 वाली पसंद आ गई। मैंने कहा जी प्योर कॉटन में ही ले लेनी चाहिए गर्मियों के दिनों में, तो 1,500 वाली पसंद आ गई, 1,000 वाली पसंद नहीं आई। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अब ये जरूर रहेगा, बाकी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी किसी को 3 ही शर्ट की जरूरत हो तो बेटा वो 4,500 भी खर्च करके आ जाएगा, ठीक है ना। उसका बजट 3,000 का था, बट उसको 3 ही चाहिए और 1,500 वाली ही 3 चाहिए, क्योंकि पसंद भी 1,500 वाली आई और 3 चाहिए भी है क्वांटिटी में, तो वो 4,500 खर्च कर देगा। दैट इज अ सेपरेट इशू, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट मैक्सिमम 80 to 90% लोगों का ये विचार रहेगा कि 1,000 वाली जहां 3 लेनी थी, वहां अगर 1,500 की पसंद आ गई तो 2 ही ले लो यार, कोई बात नहीं, ठीक है, 3,000 ही खर्च कर लो। क्या कहना चाहता हूं बच्चे, कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कुछ इस हिसाब से घटी, प्राइस के बढ़ने पर बेटा क्वांटिटी कुछ हिसाब से घटी कि टोटल एक्सपेंडिचर वहां पर सेम हो गया। मेरी बात समझ रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर वहां सेम हो गया। इस तरह की कुछ बातें हमने यहां पर समझनी है। अभी आप कहेंगे सर ये टोटल एक्सपेंडिचर का क्या चक्कर बीच में डाल दिया आपने? बेटा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं समझाता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर का मैंने क्या चक्कर डाल दिया बीच में। यहां समझो, एक तो इस चीज को ना हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिटरी इलास्टिक को। ये लो मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एक तो मैंने ये समझा ही दिया आपको, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर हो बच्चों, रिजल्ट आएगा 1। ये तो मैंने समझा ही दिया। अब येलो स्केच पे ध्यान देना, और मैं दूसरे तरीके से समझाने वाला हूं। जब प्राइस के बढ़ने या घटने से, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है ना, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटे और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़े, पर इन दोनों में सब कुछ हो, पर टोटल एक्सपेंडिचर फिर भी क्या रहे, से। आप होगे सर ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव है? बेटा बिल्कुल संभव है। ये देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके सामने। मान लीजिए कि मैं सोचता था कि मुझे प्राइस क्या 1,000 रुपए शर्ट का, ओके, प्राइस 1,000 रुपए शर्ट का, और मैं कहता था मुझे क्वांटिटी खरीदनी थी 3, मैं टोटल एक्सपेंडिचर करने की सोच रहा था 3,000। मेरे मन में था ये कि यार इस महीने 3,000 रुपए की शर्ट पे खर्च करना है मुझे, ओके, और अच्छी वाली शर्ट खरीदनी है, 1,000 रुपए की रेंज मैंने एक्सपेक्ट कर ली, मैंने कहा 3 ले लूंगा। गया लेने, 1,500 रुपए की रेंज की पसंद आ गई, मैंने कहा कोई बात नहीं 2 ले लेता हूं, तो भी मेरा खर्चा कितना हो बेटा, 3,000। अभी जरा इस मामले को चेंज करता हूं, मैं कहता हूं 750 वाली पसंद आ गई भाई, सस्ती वाली पसंद आ गई। मैंने कहा ये भी कॉटन अच्छा ही है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशंस बड़े अच्छे अच्छे आए हुए थे, तो मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ 750 वाली पसंद आ गई, पर मैं 3 की बजाय 4 ले लेता हूँ और वही 3,000 खर्च कर लेता हूँ। मोस्टली बेटा कपड़ों के साथ ऐसा हो सकता है,
है ना। ये चीजें डिपेंड करती है कि आप क्या खरीदने जा रहे हो। अब ये चीज आप दवाई पे लगाना चाहो, मेडिसिन पे, ठीक है, आपको मान लो तकलीफ हो रही है, क्रोसिन लेनी है, 2 क्रोसिन लेनी है, क्रोसिन सस्ती मिल गई, आपने कहा नहीं 2 नहीं 4 दे दो, ऐसे थोड़ी होगा यार, क्रोसिन थोड़ी ज्यादा ले लेंगे आप, है ना। या कोई और तरह की दवाई थोड़ी ज्यादा खानी शुरू कर देंगे प्राइस के कम होने से, नहीं, है ना। नमक के साथ भी नियम लागू नहीं होता ये वाला, है ना, मेडिसिन के साथ भी नहीं। तो ये चीज सोचनी पड़ती है कि इसके साथ क्या एग्जाम्पल फिट बैठेगा। तो क्लोथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं प्राइस के हिसाब से, क्योंकि हम बजट बना के चलते हैं वहां पे कि कितने पैसे खर्चने हैं वहां पे, गॉट द पॉइंट, कितने पैसे खर्चने हैं। तो ये बच्चों आपको जब ये चीज देखने को मिलती है ना, तो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इन दोनों एंगल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस एंगल से भी और इस एंगल से भी, दोनों तरीके यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को प्रेजेंट करते हैं। प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड ड्यू टू एनी चेंज इन द प्राइस देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी इन सच अ वे दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। सो बोथ दीस सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आइए बच्चों, अब मैं इस चीज को आपको जरा ग्राफ पे दिखा दूं एक बार। देखो, जब किसी चीज का प्राइस ओपी था, उस समय बेटा उसकी क्वांटिटी हम ओ क्यू खरीद लिया करते थे। ओपी प्राइस पर किसी चीज की क्वांटिटी बेटा हम ओ क्यू खरीद लिया करते थे। आज उसका प्राइस घट गया बेटे, ये देखो आप, ये घटा दिया मैंने प्राइस, आज उसका प्राइस घट गया बच्चों, ऑब्वियसली हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बिल्कुल सर, लेकिन कुछ इस तरह से कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। देखो, पहले टोटल एक्सपेंडिचर क्या था इस डायग्राम के अंदर, ओपी प्राइस पर जब क्वांटिटी हम ओ क्यू खरीदते थे, देखो ओपी प्राइस पर जब क्वांटिटी ओ क्यू खरीदते थे तो टोटल खर्चा क्या आता था, लेंथ आपका प्राइस है, विड्थ आपकी क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, P मल्टीप्लाइड बाय क्यू, है ना। तो P मल्टीप्लाइड क्यू मतलब एरिया आ गया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल ही तो है ये बेटा, ओपी और ए क्यू। ये देखो, तो टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना करते थे, P मल्टीप्लाइड बाय क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस कितना है ओपी, क्वांटिटी कितनी बच्चों ओ क्यू, तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग कितना करते थे, ओपी ए क्यू, पक्की बात है सर, यही करते थे। आज क्या हुआ, प्राइस कम हो गया सर, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई सर, हाँ बिल्कुल बढ़ गई, लेकिन आज भी हम टोटल एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, अब ओपी वन प्राइस पे क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, OQ1, तो अब कितना खर्चा कर रहे हैं, OQ1 BP1। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, अब कितना खर्चा कर रहे हैं, ओ, या इसको कुछ भी कह सकते हो, ऐसे चला दो पॉइंट्स या ऐसे चला दो, तो मैं लिखता हूं OP1 BQ1, और आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है, मैंने कोशिश करी है वो इस एरिया के बराबर करने की, रेड वाला ग्रीन वाला एरिया के बराबर है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि प्राइस के कम होने पर भी जब टोटल एक्सपेंडिचर वही रहे और प्राइस के बढ़ने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर वही रहे, क्योंकि हमने क्वांटिटी कुछ इस हिसाब से कम या ज्यादा कर ली कि टोटल एक्सपेंडिचर वही रहे, तो इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और इसको किस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते बच्चों, ऐसे। अब मन के अंदर एक प्रश्न और उठता है, सर ऐसे ही क्यों ज्वाइन किया आपने यार, ये क्या मतलब हुआ, सीधा क्यों नहीं ज्वाइन कर देते हो, ऐसे एबी को ऐसे सीधा क्यों नहीं कर देते हो, एक सीधा डायग्राम बना दो, डिमांड कर, नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है किसी भी प्राइस पर जो क्वांटिटी खरीदी जाएगी वो इस हिसाब से खरीदी जाएगी कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम आएगा। ये देखो, बीच में इस प्राइस पे खरीदूंगा तो भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए बच्चों, स्क्वायर बनाइए, है ना, स्क्वायर बनाए, इस स्क्वायर में भी टोटल एक्सपेंडिचर वही होना चाहिए, इसमें भी टोटल एक्सपेंडिचर वही होना चाहिए, इस प्राइस में भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए। बच्चे सेम सिर्फ तब आएगा जब इसकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी ही होगी, आर्क टाइप, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दोगे ना बेटा, बीच वाला जो स्क्वायर बनेगा ना उस पे एरिया बहुत ज्यादा आएगा, आप कभी प्रैक्टिकली करके देख लेना, उसका एरिया ज्यादा आएगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर अलग हो जाएगा, और हमें टोटल एक्सपेंडिचर यानी एरिया क्या रखना है,
सेम, उसके लिए इसकी ज्वाइनिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी और इस तरह की स्पेशल शक्ल का नाम है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये याद रख लेना बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया वाला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शक्ल बोलते हैं इसको। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड नोट करें जल्दी जल्दी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? यूनिटरी इलास्टिक। शक्ल कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ईडी इज इक्वल टू 1। जल्दी जल्दी से डायग्राम बना के नोट करेंगे, जल्दी जल्दी ओके लिखेंगे सब बच्चे। चलिए नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ये क्या होता है सर? बच्चों ग्रेटर देन यूनिटरी, अभी समझो, यहां पे आ जाओ वापसी। अब ग्रेटर देन यूनिटरी कैसे हुआ सर? बेटे सुनो ना, ऊपर क्या था तुम्हारे पास? ऊपर क्या था? ऊपर सर, ऊपर है क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे क्या है बेटा? प्राइस है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 कब आंसर आएगा? जब प्राइस में कम चेंज आने से, मान लो 50%, क्वांटिटी में आने वाला चेंज उससे ज्यादा हो जाए। हाँ सर, मान लो 100% या 50 से तो ज्यादा ही, 60, 70, 70, 80, 100, कुछ भी हो जाए। प्राइस में अगर एक स्पेसिफिक चेंज आया, क्वांटिटी में उससे ज्यादा चेंज आ जाए, तो यस, it's greater than 1, 2, it's greater than 1, so ed will be, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन यूनिटरी। ठीक है बेटा, इसको इलास्टिक भी बोलते हैं, इलास्टिक। ध्यान से सुनो एक एक शब्द को बेटा, हल्का सा चेंज होने से मायने चेंज हो जाते हैं पूरे। इसको इलास्टिक बोलते हैं, इसको हाईली इलास्टिक भी बोलते हैं, पर इसको परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक तो हो लिया सर ऊपर, इनफाइनाइट होता है सर वो तो। जब प्राइस में बहुत कम, ना के बराबर चेंज आने से क्वांटिटी में चेंज आए, वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। यहां क्या है? प्राइस में चेंज आया है पर क्वांटिटी में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज आया है, ये इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है। ये 3 नाम इसके हो सकते हैं। ओके डन। आप कहोगे सर बस यही क्या, और भी कुछ होता है क्या? हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर से भी बोलते हैं बेटा इसको। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में फ्लो अपोजिट हो। अपोजिट, अपोजिट कैसे? देखो, इस एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा था ना बेटा, इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं दोबारा से, कि जब 1000 रुपए की शर्ट मैं लेने जाता हूं, मुझे लगता है कि 3 शर्ट लेकर के 3000 रुपए खर्च कर देने चाहिए, पर जब मान लीजिए, मान लीजिए कि उस शर्ट हो गई, वो मिली मुझे 1200 की। 1000 से कंपेयर करना बच्चों, 1000 से कंपेयर करना, 1200 की प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया, मैंने क्वांटिटी 2 खरीदनी स्टार्ट करी, कितना खर्चा किया? 2400। बोलो बेटा बोलो, सही है? प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर घट गया सर, हो गया। या प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। देखो, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए 3000 से 2400, या प्राइस के घटने पर का मतलब हो गई शर्ट जब 800 की, मैंने खरीदनी शुरू कर दी 4, 3200। प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, यानी क्या कहना चाहता हूं? जब
प्राइस और क्वांटिटी में, ये नोट करना बच्चों, जब प्राइस एंड क्वांटिटी बोल रहा हूं, सॉरी, जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में अपोजिट फ्लो हो। ऊपर वाले में तो क्या था, नो फ्लो, नो फ्लो। किसमें नो फ्लो, टोटल एक्सपेंडिचर में नो फ्लो। प्राइस बढ़े घटे कोई फर्क ना पड़े, टोटल एक्सपेंडिचर वो तो हो गया ऊपर यूनिटरी। अभी क्या, जब प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, प्राइस के घटने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, अपोजिट फ्लो हो, तो आप बोलते हो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन। लो बच्चों, समझ आ गई होगी बात आपको पूरी तरह से डिटेल में। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक, जब क्वांटिटी में आने वाला चेंज ज्यादा हो प्राइस में आने वाले परसेंटेज चेंज से, तो ग्रेटर देन 1 है। नहीं तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिवर्स रिलेशनशिप देखने को मिले तो भी ग्रेटर देन 1 है। आओ यहां आ जाओ, इसके डायग्राम पे बनाओ मेरे साथ बच्चों डायग्राम। जब किसी चीज का प्राइस ओपी था, उस पे हम ओक्यू यूनिट्स खरीदते थे। देखो बेटा, ध्यान समझ में आ रहा है, जब प्राइस ओपी था उस पे हम ओक्यू यूनिट खरीदते थे। बेटा कितना टोटल एक्सपेंडिचर कर देते थे सर, ओपी नाम उसको दे रहा हूं ए क्यू। सर हम टोटल एक्सपेंडिचर करते थे ओपी ए क्यू, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं, रेक्टेंगल की दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो रेक्टेंगल का एरिया निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ ओपी है, ब्रेड्थ ओ क्यू है, तो टोटल एक्सपेंडिचर अपने आप में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, यानी ओपी ए क्यू। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुद्दे की बात पे आओ, उसका प्राइस कम कर देने वाला हूं बेटा, मैं प्राइस कम कर देने वाला हूं। अब प्राइस कम करूंगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अभी समझाया था। तो आप अपने डायग्राम को ऐसे बनाएंगे कि प्राइस कम करें तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के दिखाना है। तो आओ प्राइस कम करें, ये देखो प्राइस कम कर दिया बेटा, ओपी 1 कर दिया, देखो प्राइस कम कर दिया, प्राइस देखो कम कर दिया, आपके सामने दिख रहा है आपको। अब प्राइस कम कर दिया तो क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, और कुछ इस तरह से बढ़ाऊंगा कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। आओ ये लो, दिख रहा होगा सबको कि ओपी प्राइस किया मैंने, कम किया, क्वांटिटी ओक्यू से बढ़ाकर कर दी मैंने ओक्यू 1। क्वांटिटी ओक्यू से बढ़ाकर मैंने कर दी OQ1, OQ1, ठीक है। प्राइस ओपी से OP1, क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई, लेकिन कुछ इस तरह से हो गई बच्चों कि प्राइस घटने से क्वांटिटी तो बढ़ी पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। और टोटल एक्सपेंडिचर अब कितना दिख रहा है बेटे आपको, नया टोटल एक्सपेंडिचर OP1 BQ1। व्हाट इज दिस BQ1, दिस इज B। और आपको ये चीज बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गई है कि ये जो नया वाला टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है किस वाले टोटल एक्सपेंडिचर से, पिछले वाले से, क्योंकि ये रेड वाला एरिया वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है पुराने वाला, और ये जो ग्रीन वाला टोटल एक्सपेंडिचर है नया वाला, आप देख पा रहे हो कि ग्रीन वाला टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेड वाले से, है ना। तो बच्चे इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन अब इंडिकेट कर रही है ना, अब आपको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना होता है बच्चों। हालांकि मैं बार बार बोलता हूं आपको कौन सा डायग्राम बनाना है वहां पर, बिल्कुल भी नहीं बनाना, पर आपको इसकी शक्ल तो पता होनी चाहिए कैसी होती है। तो ये रही, इस शक्ल को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैटर, मोर फ्लैटर, मोर फ्लैटर कह लो। किससे मोर फ्लैटर, बाकी से मोर फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब जो चीज एक्स एक्सिस के ज्यादा पैरेलल होती है ना। तो ये चीज एक्स एक्सिस के को ज्यादा बिलोंग कर रही है, ज्यादा पैरेलल है। देखो पूरी पैरेलल हो जाएगी तो फिर तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, फिर तो पहली वाली सिचुएशन, पहली वाली शक्ल बन के आ जाएगी। लेकिन ये फ्लैटर है ना, तो ये मोर फ्लैटर है। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। हो गया बच्चे, डन। आइए लास्ट और फाइनल डिग्री, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
बच्चों लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है जो ये चीज रिप्रेजेंट करे कि जब प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में सेम फ्लो हो। देखो दो तरीके, वही दो तरीके हैं इसके भी। आ जाओ पहले एक तरीके से समझाता हूं मैं। जब प्राइस में मान लो 100% चेंज आए और एज ए रिजल्ट क्वांटिटी में सिर्फ 50% चेंज आए, लो आंसर क्या आया 0.5, क्या बोलेंगे लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना इन इलास्टिक भी बोल देते बेटा, इन इलास्टिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में इन इलास्टिक भी बोल देते हैं, राइट, इन इलास्टिक भी बोल देते हैं। तो ये चीज चलती है इसमें। और इसके अलावा अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, ये 1200 वाले सिनेरियो में ही, तो समझो बात को। जब शर्ट 1000 की थी, मैं 3 खरीदता तो 3000 हो गए। अब बेटा यहां पर शर्ट अगर हो जाती है कैसा फ्लो दिखाना है, कैसा फ्लो दिखाना है बेटा, फ्लो दिखाना है मुझे यहां पर आपको सेम फ्लो दिखाना है यहां पे, सेम। तो प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के दिखाना है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के दिखाना है। मान लो शर्ट 2000 की हो गई, 1000 की लेने के बाद 2000 वाली मिली। अभी लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो करना पड़ेगा। क्वांटिटी 3 से मैंने घटा के कितनी कर दी बेटा 2, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर तो फिर भी बढ़ा है। ध्यान दो बेटा, प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और प्राइस के घटने पर शर्ट 500 की मिलने लगी, मैंने कहा यार 3 तो नहीं 5 ले लो। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ पहले से सर कम। सोचो जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए, दिमाग में देखो बात, पूरा घुसा लो दिमाग के अंदर बात, है ना। तो ये क्या है, ये है सर, ये क्या है, ये है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर सेम फ्लो। तो इस केस में भी इलास्टिसिटी, मतलब 2 तरीके हैं बेटा, 2 तरीके हैं। पहली वाली 2 डिग्रीज जो है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, उनको छोड़ दें, तो बाकी 3 को एक्सप्लेन करने के 2 तरीके हैं। एक तो परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज प्राइस से कंपेयर कर लो, नहीं तो प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है, जब सेम फ्लो हो तो इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो ग्रेटर देन 1 वहां, सॉरी लेस देन 1 वहां पर होती है। ये देखो, बनाओ डायग्राम। जब किसी चीज का प्राइस ओपी था, जब किसी चीज का प्राइस ओपी था, उस समय हम उसकी ओके यूनिट खरीद रहे थे। बच्चों कितना खर्चा कर रहे थे, ओ पी ए क्यू, ओपी ए क्यू। प्राइस कम हो गया ओपी 1, और हम कितना खर्चा कर रहे हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस कम किया थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई, OQ1 है ना। तो अब हम कितना खर्चा कर रहे हैं, OP1 बी Q1, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि प्राइस के कम हो जाने पर हमने टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा दिया है ना। पहले हमारा टोटल एक्सपेंडिचर OPAQ था, अभी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो चुका है OP1 बी Q1, है ना। तो घट चुका है। और ये रहा बच्चों आपका ये डिमांड कर, और क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं यहां पर, ये कैसा है मोर, अब क्या बोलेंगे पता है आपको, स्टीपर। फ्लैटर नहीं, ना ना ना, फ्लैटर कैसा होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब ज्यादा हो। स्टीपर कैसा होता है, जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल ज्यादा, और ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा बिलोंग कर रहा है ना, तो इट इज मोर
स्टीपर। इज दैट ओके? तो आपकी ये मोर स्टीपर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर लेसर देन 1 है, और दैट्स इट। और क्या लिख सकते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो ये सारी बातें बच्चों, ठीक है। और एग्जांपल से आप समझ सकते हो ये जो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा। हर वो चीज प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी पे कम फर्क पड़ता है, जिसमें प्राइस उसका 100% बढ़ गया, क्वांटिटी थोड़ी सी कम हुई, 10% 20% कम हुई। तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं बच्चों? आप सोचो, दिमाग लगाओ, रटने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ। ऐसी वो चीजें होंगी जो हमारी जरूरत की चीजें होंगी। अभी पेट्रोल समझो, आप पेट्रोल महंगा हो जाए, लेकिन पेट्रोल की डिमांड बहुत कम थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। रसोई गैस महंगी हो जाए तो रसोई गैस की डिमांड कोई बहुत कम थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। स्कूल की फीस बढ़ जाए पर बच्चे स्कूल में पढ़ना बंद थोड़ी ना कर देंगे, आप बात को समझो, ठीक है। बुक्स की कीमत बढ़ जाए तो क्या हम बुक्स खरीदनी थोड़ी बंद कर देंगे। ये सब वो चीजें हैं, सीजनल वेजिटेबल, फैन, पंखा, ये सब वो चीजें बच्चों, वीट, है ना, ये सब वो चीजें जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं। अगर इन चीजों का कीमत बढ़ती है तो हम इन चीजों से अपना जो है कोई क्वांटिटी कम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, रहने दो। गाड़ी महंगी हो जाए, ठीक है जी, एक बंदा गाड़ी का कोई ऐसा कोई अगर उसको नेसेसिटी नहीं है तो वो छोड़ सकता है गाड़ी को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वो अपनी गाड़ी की डिमांड को पोस्टपोन कर सकता है, पोस्टपोनेबल डिमांड है गाड़ी की डिमांड। तो ये सब बातें हैं। तो डिपेंड करता है कि हम जो चीज खरीद रहे हैं वो उसकी नेचर कैसी है। जब उसकी नेचर का पता चलता है तब हम उसकी इलास्टिसिटी को कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। ये सब बातें बच्चों, ये हो गया सर। और एक बार के लिए बच्चों, ये आपके सामने कंपैरेटिव स्टडी मैंने दे रखी है, एक बार जल्दी से इसको रीड कर लीजिए बच्चों। जितनी बातें मैंने बताई है ना अभी ऊपर, सब इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है, सब। एक बार जल्दी से पढ़ते जाइए और ओके करते जाइए। सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो। सर, मार्केट डिमांड कर फ्लैटर फिर कैसे होगा? मार्केट डिमांड कर बेटा फ्लैटर ऐसे होता है क्योंकि एक जो इंडिविजुअल इंसान होता है ना, एक इंसान, उसका प्राइस चेंज होने से उसकी क्वांटिटी पे इंपैक्ट अलग तरीके से पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो पूरी मार्केट है उसका जो इंपैक्ट होता है वो एक स्मूथ वे में पड़ता है, वो स्लोअर वे में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट डिमांड कर फ्लैटर होता है, और इंडिविजुअल का इंपैक्ट जो होता है वो बड़ा सडन पड़ जाता है एकदम से, ठीक है। तो उसका जो होता है स्टीपर होता है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क होता है फ्लैटर और स्टीपर में, उसमें थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इस पे बात अभी। चलिए आगे आइए बच्चों, इसमें और मेजरमेंट क्या है बच्चों, सुनो। अब हमारा इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड मेथड्स पे आते हैं जरा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? प्रपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, ठीक है। इलास्टिसिटी को मेजर करने का कैसे करते हैं हम लोग? देखो, जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है बेटा, आपको आपका क्या, पहले तो इलास्टिसिटी का मतलब निकले, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड विद रेफरेंस टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। बहुत सिंपल सी बातें मैंने बोली है। इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कितना रेस्पॉन्स आता है किस पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे, विद रेफरेंस टू, किसकी वजह से, चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स ओन, उसके खुद के प्राइस में चेंज आने से। तो ऊपर आपने जब रखा बच्चों परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और उसको कंपेयर किया परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, है ना। तो ये जब आपने किया, ये काम जब आपने किया, तो सबसे पहले बेटा इसको आप देखो कि ये निकलती कैसे चीजें। जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेटा पता कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है जी?
डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब ये क्या होता है जी? आओ बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड दोनों असल में एक ही चीज है। ये कैसे निकलते हैं, आओ मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग एग्जांपल को बेटा नोट करें। देखो, when the price of a product was ₹10 per unit, its initial quantity demanded was 25 यूनिट्स। अब ये शुरू की सिचुएशन है बेटा, इसको पी को बोलते हैं इनिशियल प्राइस, क्यू को बोलते हैं इनिशियल क्वांटिटी, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे। आफ्टर दैट हुआ क्या? प्राइस एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट, जब उसका प्राइस 20 रुपए पर यूनिट हो गया, अब इसको बोलते हैं फाइनल प्राइस। लिख देता हूं बच्चों में, ये था आपका, क्योंकि जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स नहीं थी ना पहले, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहां पर। ये है आपका इनिशियल प्राइस, ये है आपका फाइनल प्राइस। इनिशियल, और ये है आपकी इनिशियल क्वांटिटी। ₹25 पर यूनिट। अब जब प्राइस उसका 20 रुपए पर यूनिट हो गया, 20 रुपए पर यूनिट हो गया, प्राइस जब बढ़ गया, तो हमने उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी स्टार्ट कर दी बच्चों? पता है आपको, हमने उसकी सर क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी है, मान लो 20 यूनिट्स। हमने उसकी 20 यूनिट्स खरीदनी स्टार्ट कर। दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल क्वांटिटी। दिस इज द फाइनल क्वांटिटी। आपसे पूछा जा रहा है सर ईडी बताओ, इसकी इलास्टिसिटी परसेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कौन सी वाली? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, बेटा क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला बताया ना बेटा। पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लो। कैसे निकलती है सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे बोला मैंने? फॉर्मूला क्या बोला? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से जरा डेल्टा क्यू निकाल लो, डेल्टा क्यू निकाल लो, 5 यूनिट्स। कैसे पता लगा? बेटा जब भी आपको चेंज निकालना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, यानी 20 माइनस 25, हाँ -5 आ जाएगा। 20 माइनस 25, ठीक है, कितना आ गया? -5। यहां से डेल्टा पी निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 20 माइनस 10, कितना आ गया? 10 रुपए। 10 रुपए, 20 माइनस 10 चेंज इन प्राइस, 20 माइनस 25 चेंज इन क्वांटिटी। एक चेंज हमेशा नेगेटिव का आएगा, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि बेटे या तो प्राइस बढ़ रहा होगा तो क्वांटिटी घट रही होगी, या प्राइस घट रहा होगा तो क्वांटिटी बढ़ रही होगी, यानी कि या तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा या डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। एक डेल्टा नेगेटिव होगा, ये तो पक्की बात है। ओके, अब जरा आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालो बेटा। डेल्टा क्यू निकल आया था -5 अपॉन क्यू 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया? ये हो गया 5 माइनस का 20%। अब निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फॉर्मूला वही, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा डेल्टा पी 10 अपॉन पी 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना चेंज हुआ? इज इक्वल्स टू 100%। क्या समझे हो? समझे ये है सर कि पुट कर देंगे अब इन चीजों को हम इसमें, माइनस एक फॉर्मूले के आगे प्रीफिक्स कर लीजिए यहां पर। इस माइनस को बेटा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि एक परसेंटेज चेंज नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक डेल्टा चेंज नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को इस नेगेटिव से एडजस्ट करके फाइनली ईडी का आंसर पॉजिटिव आएगा, बस इसलिए नेगेटिव लगाया जाता है, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है नेगेटिव को लगाने का।
ठीक है, तो ईडी इज इक्वल टू व्हाट, और नहीं लगाए अगर नेगेटिव तो बेटा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। लगाओ माइनस, ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना, माइनस का 20% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना 100%। अब ये माइनस जो हमने अपने अंदर फॉर्मूले में लगा दिया था, इस माइनस से ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा 0.2, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कितना आ गया बेटा फाइनली 0.2। और मैं अगर आपसे पूछ लूं बेटा अच्छा माइनस 0.2 बोल दो तो भी ठीक है, 0.2 बोल दो वो भी ठीक है, वो तो एक ही बात है। मैं आपको पूछता हूं ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, इन्फिनिटी है या जीरो है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है? अगर एक आंसर दो तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ 0.2 को क्या बोलेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में इसका जवाब दो। पांचों में से इसको एक नाम देना है हमने, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, एक नाम इनइलास्टिक। अच्छा जी, और कोई? हाँ जी, लिखो लिखो बच्चों, एक नाम 0.2 क्या है ये? टीशा इनइलास्टिक, शीतल इनइलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है बच्चों, सही कह रहे हो, ठीक है, इन इलास्टिक बोल दो, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक बोल दो, चलेगा। इसके डिमांड कर्व की शक्ल बताओ बेटा चैट बॉक्स में लिख के, इसका डिमांड कर्व की शक्ल कैसी होगी? फ्लैटर, स्टीपर, परफेक्टली पैरेलल टू, कंप्लीटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, शक्ल कैसी होगी? क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही, पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। फ्लैटर गलत, टीशा गलत, स्टीपर यस, ताहिर करेक्ट, यस शीतल करेक्ट, स्टीपर। बच्चों लेस देन 1 है, लेस देन 1, लेस देन 1, वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुकाव होगा इसका बच्चों, स्टीपर शक्ल आएगी, स्टीपर। फ्लैटर कब आती? जब 1 से बड़ा होता तो फ्लैटर आती। आ रही है बात समझ बच्चों? और मैं क्या बोल रहा हूं, आपके क्वेश्चन यही आने वाले हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट में से एक पिक कर लेगा वो, ये है सर फ्लैटर है, स्टीपर है, क्या है क्या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि जब हम परसेंटेज वाले फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा अभी आपको, परसेंटेज वाला मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को क्या लिखा था बेटा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, और एक माइनस लगाया था मैंने यहां पे, और डेल्टा के वो डेल्टा पी में से भी एक नेगेटिव होगा, वो तो पक्का है, एक नेगेटिव वहां भी होगा। अब मैं इस फॉर्मूले को, परसेंटेज बोलते हैं जिसको, इसमें से अगर 100 से 100 यहीं पर कट कर दूं तो बच्चे एक नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा यहां, तो फिर माइनस पी रिवर्स में ऊपर चला जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी। लो जी, एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, पी डेल्टा क्यू, पी ऊपर चला गया, पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी, और ये नेगेटिव लगा हुआ है। अब बच्चों यहां समझो, डेल्टा के और डेल्टा पी में से एक डेल्टा तो नेगेटिव होगा ना, हाँ सर एक डेल्टा तो नेगेटिव होगा बच्चे, वो इसका डेल्टा नेगेटिव हो तो इसके साथ एडजस्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, या वो इसका डेल्टा नेगेटिव हो तो इसके साथ एडजस्ट होकर पॉजिटिव होगा। तो फाइनली आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट मेथड, पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी, ये लगा दो सीधा सीधा, पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी, ये लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, या फिर परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कुछ भी लगाओ बच्चों। ये था बच्चों आपके पास, ये सारी बातें मैंने आपको फाइल के अंदर लिख के दे रखी हैं, ये सारी बातें आपको फाइल में लिखित में मिल जाएंगी। और 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड नो के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक डिमांड इज ऑलवेज विद नेगेटिव नंबर, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, एक बात। दूसरा,
कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि -1.25 और माइनस का 0.75, तो आप कौन सी इलास्टिसिटी ज्यादा बोलेंगे? अब सोचने को मैं वैसे बोलूं, अगर माइनस मैथमेटिकली सोचूं तो माइनस का 1.25 इज लेसर नंबर देन माइनस का 0.75। यस, मैथमेटिकली तो ऐसा है, पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये ऐसा है, यानी माइनस का 1.25 विल बी ग्रेटर देन माइनस का 0.75, बिकॉज जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो आप उसके आगे के सिंबल को कंसीडर नहीं करते हो, समझ रहे हो? और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इन दोनों इलास्टिसिटी में से कौन सी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो आपको उसके न्यूमेरिकल फिगर पे ध्यान देने की, जिसका न्यूमेरिकल फिगर बड़ा वही इलास्टिसिटी ज्यादा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए यूनिट फ्री कंसेप्ट। जब आपका ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया बेटा, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया, तो फाइनली जो नंबर निकल के आया वो निकल के क्या आएगा? 2, 3, 0.7, 0.5, बट इट विल नॉट बी इन डॉलर, प्राइस, ग्राम्स, किलोग्राम्स, है ना? यूनिट फ्री है वो, क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिर्फ एक यूनिट फ्री नंबर है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जो आपको आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाइए। ये हो गया हमारा पहला मेथड कंप्लीट। दूसरा मेथड बच्चों इलास्टिसिटी को मापने का, ज्योमेट्रिक मेथड। आप अगर किसी डिमांड कर्व पे वेरियस पॉइंट पे, किसी डिमांड कर्व के वेरियस पॉइंट्स बच्चों इलास्टिसिटी मेजर करना चाहते हो तो आपको ज्योमेट्रिक मेथड फॉलो करना पड़ता है। कैसे सर? बेटे सुनो मेरी बात, ये रहा एक डिमांड कर्व। मैं कहता हूं कि इसके वेरियस पॉइंट्स, कौन कौन से वेरियस पॉइंट्स सर? बेटा ये ले लो आप, एक मिड पॉइंट ले लो इस डिमांड कर्व का, ये मान लो, इसको मैंने बोला M। फिर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया A, ये A। फिर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया B। फिर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहां पर C। फिर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ये वाला D। और मैं आपसे पूछता हूं इन सभी पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकालनी है। बच्चों नोट करिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो आपका फॉर्मूला होता है, जिस पॉइंट पर निकालना है डिमांड कर्व का, उसके नीचे का सेगमेंट क्या है, यानी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जिस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी निकालनी है उस पॉइंट से नीचे डिमांड कर्व कितना रह गया वो ऊपर रख दो, और ऊपर कितना रह गया वो नीचे रख दो, तो आपको ईडी मिलता है ग्राफिकली। कैसे? जैसे M मान लीजिए बच्चों मिड पॉइंट है, M मान लो बच्चों मिड पॉइंट है। मैं कहता हूं M पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालो, आप कहेंगे सर M तो मिड पॉइंट है, M से नीचे वाला सेगमेंट ले लो। M से नीचे वाला सेगमेंट बोले तो कितना? MD। M के ऊपर वाला सेगमेंट कितना? CM। और बच्चों MD और CM दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? बोलो तो बराबर है, बिकॉज M मिड पॉइंट है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी बेटा? 1। यानी M पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी निकल के आ रही बेटा? 1 निकल के आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं B पॉइंट पर पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे? BD अपॉन CB, और BD छोटा होगा किससे? CB से। तो छोटे हिस्से को बड़े हिस्से से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? लेस देन 1। यानी यहां B पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है बच्चे? लेस देन 1। क्लियर हो गया ना बच्चों? सबको क्लियर हो जाना चाहिए बात, ठीक है? नॉन इकोनॉमिक्स बच्चे थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे बात को बेटा, कोई पॉइंट होगा तो पूछ लेंगे। A पॉइंट पर अगर मैं इलास्टिसिटी निकालना चाहता हूं तो A के नीचे का सेगमेंट AD, A के ऊपर का सेगमेंट CA, और AD बड़ा है किससे? CA से। तो आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक। और यही मैं अगर D पॉइंट पे पूछ लूं आपसे कि भाई D पॉइंट पे इलास्टिसिटी बताएं, D के नीचे का सेगमेंट क्या है बेटा? है ही कुछ नहीं, 0। और D के ऊपर का सेगमेंट CD, 0 अपॉन CD, एनी नंबर 0, आई मीन 0 अपॉन एनी नंबर, दैट विल बिकम 0। तो इलास्टिसिटी डिमांड D पॉइंट पे कितने बेटा? 0। ऐसे ही C पे निकालोगे तो इलास्टिसिटी डिमांड पता है कितनी निकल के आएगी? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि C के नीचे पूरा CD है,
और सी के ऊपर कुछ है ही नहीं, सी डी अपॉन एनी नंबर सी डी अपॉन 0, सो एनी नंबर x अपॉन 0 विल गिव यू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब बच्चों क्या कह देना चाहता हूं मैं, इस पे इनफाइनाइट, इस a पॉइंट पे ग्रेटर देन 1, इस m पॉइंट पे इक्वल्स टू 1, इस b पॉइंट पे लेस देन 1, इस d पॉइंट पे इक्वल्स टू 0। ये है किसी डिमांड कर्व के वेरियस पॉइंट्स पे इलास्टिसिटीज को निकालना। कितने मेथड हो गए बेटा? बेटा 2 मेथड। तीसरा आर्क इलास्टिसिटी, ये आपने 11th क्लास वाले बच्चों ने 11th क्लास में इसको नहीं पढ़ रखा, ठीक है? अब इसको जरा ध्यान से सुने, ये नया कंसेप्ट है आपके फाउंडेशन में, जिसको हर बच्चा पहली बार पढ़ेगा, क्योंकि आप 11th क्लास में पॉइंट इलास्टिसिटी सीख के आए, किसी डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को निकालना। अब आप क्या सीख रहे हैं, ये एक डिमांड कर्व है आपके सामने, ये पूरा एक डिमांड कर्व है, और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ये है ए पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट इन्होंने ऊपर वैसी गलती से दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी क्या बेटा? एक आर्क है। ए बी क्या है बच्चों? एक आर्क है, आर्क, चाप है ना। अब इस आर्क पे आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। देखो बेटा, अगर मुझे एक पॉइंट पे निकालनी होती है, मान लो इस पॉइंट पे निकालनी होती है, तो आप कहते हो इस पॉइंट पे ये एक प्राइस है और ये एक उस प्राइस पे क्वांटिटी है। बहुत आसान हो जाता है ना एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी को निकालना, क्योंकि एक ही प्राइस होता है। एक प्राइस मतलब ये प्राइस होता ओपी और ये क्वांटिटी होती ओक्यू। तो आप फॉर्मूला लगा देते वहां पर, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देते बेटा, पी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी, और काम हो जाता था, क्योंकि प्राइस एक था, इनिशियल प्राइस एक था, इनिशियल क्वांटिटी एक थी। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है बेटा? अभी प्राइस एक नहीं है, अभी आपके पास आर्क है, आर्क, और आर्क पे एक प्राइस क्या है? आर्क के कॉर्नर पे ए पॉइंट है, उस पे प्राइस कितना है? P1, उस पे क्वांटिटी कितनी है? Q1। आर्क के दूसरे हिस्से में बी पॉइंट पे दूसरा प्राइस है OP2, दूसरी क्वांटिटी है OQ2। इसका मतलब प्राइस कितने बेटा? 2। क्वांटिटी कितने बच्चों? 2। अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपका फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का P डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डेल्टा पी। बोलो बोलो, सही कह रहा हूं बच्चों? माइनस साइन के साथ, माइनस प्रीफिक्स कर दो। आपका ये था फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस क्यू। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? P1 माइनस पी। करेक्ट। तब क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बच्चों? ये पॉइंट इलास्टिसिटी का है। जब आप एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर कर रहे होते हैं, पॉइंट का मतलब वो मतलब एक प्राइस पर एक क्वांटिटी, मतलब कि प्राइस का वेरिएशन जब बहुत कम होता है तो आप उसको एक पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हो। जैसे पॉइंट का वेरिएशन कम कब होता है? एक एग्जांपल सुनो बेटा। एक गाड़ी की कीमत जब 5 लाख रुपए थी तो उसकी डिमांड 10 यूनिट की थी। आज उस गाड़ी की कीमत 5,01,00,000 रुपए है। पहले कितनी थी? 5 लाख। अभी कितनी है? 5,01,00,000 रुपए, 100। बेटा क्या आपको यह लगता है ये 5 लाख और 5,01,00,000 रुपए में बहुत भयंकर परिवर्तन है? 100 रुपए का बदलाव है। गाड़ी के लिए बेटा 100 रुपए क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। अगर एक बंदा गाड़ी खरीदने जा रहा है, 5 लाख दे रहा है या 5,01,00,000 रुपए दे रहा है, बेटा फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी के लिए 100 रुपए क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन पॉइंट इलास्टिसिटी का है। मेरी बात को समझ रहा बेटा? जब P और P1 में फर्क ना दिख रहा हो आपको, ये एक ही पॉइंट लग रहा हो, P भी वही है, P1 भी वही है, ये पॉइंट इलास्टिसिटीज के क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं पीछे, राइट? अब सुनो दूसरा एग्जांपल। जब भयंकर परिवर्तन हो, भयंकर परिवर्तन कैसे?
एक मूवी टिकट पहले 200 रुपए की आती थी पीवीआर में, आज वो मूवी की टिकट 300 रुपए की आती है। क्या आपको लगता है ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है? बेटा एक बार यस और नो लिख के बताओ, क्या ये बड़ा परिवर्तन है, बड़ा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है? यस और नो। एक मूवी टिकट 200 की आती थी, आज 300 की आती है। क्या ये बड़ा चेंज है? अगर आपको लगता है बड़ा चेंज है तो लिखो यस, और अगर ये बड़ा चेंज नहीं लिखता तो लिखो नो। कह रहे हैं यस यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल यस यस। बेटा गाड़ी के लिए 100 रुपए मैटर नहीं करते थे, 5 लाख और 5 लाख 100 रुपए एक ही बात है। पर जो मूवी की टिकट पहले 200 की आती थी, अगर वो 300 की आती थी, बड़ा चेंज है सर ये तो। 50% रेट चेंज हो गया उसका। यस 50% रेट चेंज हो गया। बेटा यहां पर दो अलग अलग प्राइजेस हैं, यहां पर आर्क इलास्टिसिटी लगेगी, यहां पर आर्क इलास्टिसिटी लगेगी। हालांकि जब आप 11th क्लास में बच्चों इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आते थे ना 11th क्लास में, तो आप कहते थे सर क्या आर्क, कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं, स्कूल में टीचर ने बताया ही नहीं, क्योंकि तब आपके सिलेबस में नहीं था। प्राइस इलास्टिसिटी भी वही थी, आर्क आप तो बस पी और P1 में देखते थे और कुछ नहीं करते थे, खत्म हो जाती बात। अब आपको फाउंडेशन कोर्स के अंदर बेटा पहले तो ये देखना है पॉइंट इलास्टिसिटी लगनी है या आर्क, पहली बात। दूसरा, आपके 99% क्वेश्चन में आर्क इलास्टिसिटी लगेगी, पॉइंट इलास्टिसिटी नहीं लगेगी, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। लेकिन आपको लॉजिक के साथ पता होना जरूर चाहिए कि पॉइंट कहां लगेगा और आर्क कहां लगेगा। तो ये जो मूवी वाला एग्जांपल है 100 से 300 और 200 से 300, यहां तो आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन गाड़ी की जो 5 लाख से 5 लाख 100 रुपए की होगी, यहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। डन। अब फॉर्मूला क्या है वहां पे आओ। अगर मैं पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोल रहा हूं पी डेल्टा के ऊपर क्यू डेल्टा पी, तो यहां पर आर्क इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो पी नहीं होगा। दो प्राइसेस हैं अब तो आर्क में, तो एक पी है, OP1 है, एक OP2 है, या एक P1 है एक P2 है, नहीं P1 P2 नहीं, एक P है एक P1 है, ऐसे मानो। एक प्राइस P है, इनिशियल प्राइस, और फाइनल प्राइस P1 है। तो बच्चे अब आप जो प्राइस लोगे ना वो उसका एवरेज प्राइस लोगे, यानी P प्लस P1 अपॉन 2, यानी वो जो मूवी की टिकट थी उसका P क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था 200, फाइनल प्राइस कितना है 300, तो एवरेज प्राइस क्या लोगे 200 प्लस 300 अपॉन 2, एवरेज प्राइस कितना लेके चलोगे 250 रुपए। ये कहना चाहता हूं मैं। तो जहां पर मैंने P रखा था कहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी में, अब वहां P ना रख के क्या रखूंगा P प्लस P1 अपॉन 2, एवरेज ऑफ द टू प्राइसेस। ओके, डेल्टा क्यू की जगह पे तो वही Q1 माइनस क्यू, वो तो वही चलेगा। जहां मैंने क्यू रखा था पॉइंट में, अब आर्क में वहां क्या रखूंगा Q1 प्लस क्यू या Q प्लस Q1, बात एक ही है, अपॉन 2, एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटीज, एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटीज। और डेल्टा पी की जगह बेटा क्या रखना पड़ेगा, वो तो वही है P1 माइनस P, जो था वही था P1 माइनस P। डन। अब आगे क्या करें सर, बेटा 2 से 2 काट दो, फॉर्मूला क्या बन गया P प्लस P1 इंटू Q1 माइनस Q अपॉन Q प्लस Q1 इंटू P1 माइनस P। बस अब ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ना कि आपको P डेल्टा Q अपॉन Q डेल्टा P, नहीं वो नहीं लगाना, अब ये लगाना है। जैसे सुनो मेरी बात, मूवी की टिकट पहले कितने की आती थी बेटा 200 रुपए की, तो P कितना हुआ 200, अभी कितने की आती है 300, P1 कितना हुआ 300, दोनों का एवरेज कर दिया, ये हो गया। दोनों का एवरेज कर दिया बेटा, ये हो गया। और पहले 200 रुपए पर उसकी क्वांटिटी बिकती थी 50 टिकटों की, आज बिकती है 300 पे 40 की, तो Q1 माइनस Q कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस 50 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा Q प्लस Q1 अपॉन 2, 40 प्लस 50 अपॉन 2, और P1 माइनस P पहले कितना रेट था 200, अभी कितना है 300, 300 माइनस 200 100, 2 से 2 कैंसिल। अब ये 2 लगाने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे सीधा ये फॉर्मूला लगाते तो 2 लगाते भी ना, P प्लस P1 इंटू Q1 माइनस Q अपॉन Q प्लस Q1 इंटू P1 माइनस P, डायरेक्ट। और ये आ जाएगा बेटा, जो भी आएगा आंसर ये आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसी को अगर आप ये मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पॉइंट से भी कर सकते हो उसको,
और आर्क से भी कर सकते हो, बट आपको करने कहां से होंगे, आपको पहले देखना होगा क्वेश्चन आर्क को बिलोंग करता है या पॉइंट को, और फिर उसे प्रोसीड करना होगा। पर मैं फिर बोल रहा हूं, आपके सिलेबस में 98-99% क्वेश्चन आर्क इलास्टिसिटी से हो जाएंगे बेटा, पॉइंट इलास्टिसिटी आपको फॉलो ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद बात आती है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, लास्ट मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड याद हो गया आपको, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। जब ऊपर बता दिया वैसे मैंने, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जब प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर जरा भी चेंज ना हो तो यूनिटरी इलास्टिक। अभी मैंने शर्ट का ऊपर एग्जांपल लिया था, याद नहीं आ रहा हो तो ये लो बच्चों, प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर जरा भी चेंज ना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 2, जब प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, यानी दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप हो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पर होता है ग्रेटर देन 1। दिख गया बच्चों, 1200, 2400, 800, 3200 दिख गया। थर्ड केस, जब प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, सेम फ्लो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां क्या रहती है बच्चों, लेस देन 1। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको ये तीनों बातें ऑलरेडी समझा दी हैं, इसमें और कुछ था नहीं। और ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी आप 11th क्लास में नहीं पढ़ के आए हो बेटा, तब आपके सिलेबस में से ये कट हो गया था टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये अभी ध्यान से आपको पढ़ लेना है, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है हमारा, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक यहां यू शुड नो पे ये बहुत प्यारी बातें लिखी हैं, इसमें से आपके एमसीक्यू बनेंगे। देखो बेटा क्या क्या बातें, कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब आपका परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, आपके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटीज भी सेम है और आपके हर पॉइंट पर डिमांड कर्व भी सेम है, स्लोप भी सेम है। देखो सुनो बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब मैं इस पॉइंट पे हूं या इस पे या इस पे, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम है, परफेक्टली इलास्टिक। यहां हर पॉइंट पर परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो इनफाइनाइट फर्स्ट वाले में, इसमें इनफाइनाइट है बेटा, इसमें 0 है। दोनों सिचुएशंस में आपकी इलास्टिसिटीज हर पॉइंट पे सेम है और स्लोप भी सेम है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो स्लोप का मतलब होता है, देखो उसका पाथ बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पे एक्स एक्सिस के, और ये वाला पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो दोनों में स्लोप बच्चों सेम है। इलास्टिसिटी भी शुरू से लेकर अंत तक कहीं तक भी ले जाओ सेम है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, स्लोप चेंजेस बट ईडी सेम। अरे बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। देखो बेटा 1 वाले में देखो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बताई थी मैंने आपको, याद होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। अब इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी तो सेम है, ईडी तो 1 ही है इसके हर पॉइंट पर, ईडी तो 1 है इसके हर पॉइंट पर यहां स्लोप डिफरेंट है। ये देखो स्लोप, ये देखो एंगल, ये देखो यहां पे एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पे तो स्लोप चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम है। तो जब आपसे पूछा जाए ऐसी कोई इलास्टिसिटी बताएं जो हर पॉइंट पर, इसमें हर पॉइंट पर जो है जिसकी इलास्टिसिटी तो सेम हो पर स्लोप बदल जाए, तो वो है बेटा आपकी ईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगला
अगला ये देखो, अगली बात सुनो, ये कैसा था, फ्लैटर था, ये कैसा था, स्टीपर था, है ना। जो फ्लैटर है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, जो स्टीपर है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चे लेस देन 1 होती है। अब क्या इन दोनों के हर पॉइंट पर, इन दोनों के हर पॉइंट पर बेटा स्लोप तो सेम है, स्लोप तो सेम है, देखो स्लोप तो सेम है, पर इनके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी डिफरेंट है। क्यों इलास्टिसिटी क्यों डिफरेंट है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक इस तरह का डिमांड कर्व होता है, इसके मिडल पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 होती है, इसके नीचे वाले पे लेस देन 1 होती है, इसके ऊपर वाले पे ग्रेटर देन 1 होती है, इसके यहां पर जो है वो 0 होती है, इसके यहां पर 0 होती है, और इसके यहां पर ग्रेट जो है इनफाइनाइट होती है। यानी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के वेरियस पॉइंट्स पे, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के वेरियस पॉइंट्स पर इलास्टिसिटीज क्या होती हैं बेटा, डिफरेंट होती हैं, पर स्लोप कैसा होता है, सेम होता है। आ रही है बात समझ में आपको? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इन दोनों के वेरियस पॉइंट्स पर इलास्टिसिटीज डिफरेंट है, स्लोप सेम है। इस वाले के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के स्लोप डिफरेंट है, इलास्टिसिटी सेम है, और इन्फिनाइट और 0 वाले के स्लोप भी सेम है हर पॉइंट पर, और इलास्टिसिटी भी सेम है। बच्चों ये 3 पॉइंट आपके ना जाने कितने एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हम उन सभी एमसीक्यू का बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए बेटा आपको इसका रिलेशनशिप। ये हो गई बच्चों बात। चलिए अब मैं आपको इसकी अगली बात बताता हूं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग, लास्ट पॉइंट फैक्टर डिटरमाइनिंग। बेटे जिस भी चीज की हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, हमें उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं ये पता होने चाहिए। मतलब कितनी बातों पर किसी चीज की इलास्टिसिटी डिपेंडेंट होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द कमोडिटी, किसी चीज की नेचर। कैसे सर? बच्चों आप मुझे बताओ, अगर कोई चीज नेसेसरी है, जरूरत की है, आपके जरूरत की है, बस आपका काम चल नहीं सकता उसके बगैर, तो उसका प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए बेटा, उसकी डिमांड नहीं बदलेगी आप, है ना, डिमांड चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है आपके लिए, काफी हद तक इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब हो गया कि आप उसका प्राइस चेंज होने पर उसकी डिमांड में बहुत कम परिवर्तन करते हो। जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि स्कूल फी, उसमें तो जरा भी परिवर्तन नहीं कर सकते, प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए बेटा स्कूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि वीट, गेहूं, है ना, अब इनका प्राइस चेंज होगा तो आप इनकी डिमांड में बहुत कम, ना के बराबर परिवर्तन करते हो। इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक। लग्जरी की डिमांड कैसी, लग्जरी गुड की इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं पर इलास्टिक कह सकते हो, चलो परफेक्टली इलास्टिक भी कह दो, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक लिख दिया मैंने, परफेक्टली तो नहीं है यार, हाईली लिख दो यहां पर, हाईली, हाईली इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब हाईली इलास्टिक। जैसे एसी महंगा हो जाएगा तो हम एसी के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे, भी लेना ही लेना ही लेना ही है। हाँ किसी की इनकम एक्सेप्शनल आई है वो तो लेगा, लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है और इनकम और एसी का रेट बढ़ जाता है तो बेटा वो उसकी डिमांड को कम कर देगा, नहीं यूज करेगा उसको। तो लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसी है बेटा वहां पर, ग्रेटर देन यूनिटरी। ठीक। और तीसरी तरह की बात लिखिए ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स। ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स की डिमांड को टाइट डिमांड भी बोलते हैं बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ध्यान रखेंगे। जब एक चीज की डिमांड दूसरे चीज के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, खुद के प्राइस पे नहीं, दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि गाड़ी की डिमांड पेट्रोल के प्राइस पे डिपेंड करती है, टाइट डिमांड है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, टाइट डिमांड है। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा गाड़ी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, टाइट डिमांड है। एसी की डिमांड काफी हद तक बिजली के प्राइस पे, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, पर यूनिट प्राइस के ऊपर। समझ रहे बेटा, ये चीज है। तो ये
नेचर, नेचर के ऊपर, किसी चीज की नेचर से उसकी आप डिमांड को एस्टिमेट जो है अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, और समझो दूसरी बात, अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो ऐसी चीज का प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड में कमी आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि लोग उसके सब्स्टिट्यूट्स लेना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो पेप्सी की खुद की डिमांड पर कमी आएगी, क्योंकि लोग कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। बात को समझो बच्चों, तो उसकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक। इलास्टिक। पेप्सी महंगी हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड कम होगी, बिल्कुल पक्का कम होगी। लेकिन बेटा अगर लिम्का महंगी हो जाएगी ना, ये तो पेप्सी है, चलो पेप्सी के ऊपर तो बात लागू हो जाएगी, लेकिन बच्चों अगर लिम्का महंगी हो गई ना, तो साहब लिम्का की डिमांड नहीं कम होती। क्यों? क्योंकि लिम्का का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आप लो, बट लिम्का इज समथिंग स्पेशल देन ऑल द अदर फ्लेवर्स, राइट? एग्जैक्ट सेम फ्लेवर का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं मार्केट के अंदर, उसकी मोनोपोली है वहां पर। तो लिम्का की डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक। प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम नहीं होगी। बट पेप्सी या कोका कोला की डिमांड कैसी है? इलास्टिक। प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई होगी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है। ओके, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई चीज ऐसी है जिसके डिफरेंट यूजेस हैं, तो बेटा इसमें फिर ऐसे डिफरेंट यूज वाली चीज का जब प्राइस बढ़ता है ना, तो उसकी डिमांड बच्चों कम हो जाती है। पता है क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हम उसके अनइंपॉर्टेंट यूजेस को यूज करना स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि मिल्क की डिमांड इलास्टिक है, मिल्क अगर महंगा होता है ना, उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके फालतू के यूजेस पर बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजों के वैरायटी ऑफ यूजेस नहीं है, जैसे वीट का वैरायटी ऑफ यूजेस नहीं है, अब अगर वीट महंगा हो जाएगा तो वीट की डिमांड बेटा कम नहीं होगी, क्योंकि वीट के वैरायटी ऑफ यूजेस नहीं है, सिर्फ खाने के लिए यूज करते हैं हम उसको ना, और वो भी चपाती में ही मैक्सिमम यूज होता है वो वीट, ठीक है। तो इसका मतलब उसके प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम होगी नहीं, ठीक है। लेकिन जिसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऐसी कमोडिटी की डिमांड कम होगी। ओके। फोर्थ, पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जिसकी डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हो, टाल सकते हो फ्यूचर के लिए। जैसे किसी ने घर बनाना है, समझो आप बात को, किसी ने घर बनाना है, अभी भी तक भी रह ही रहा था वो, है ना, अचानक क्या हो रहा है, घर बनाना शुरू करना है अभी, अचानक सीमेंट महंगा हो गया, रेता महंगा हो गया, ईंटें महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। अचानक क्या होगा, वो ये सोच, और डबल रेट हो गया, डबल रेट हो गया एकदम, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सीधी डबल हो जाएगी अगर वो अभी भी घर बनाए तो, है ना। जहां उसने सोचा था 20 लाख रुपए लगेंगे, वहां वो 40 का प्रोजेक्ट बन रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्या करेगा वो? बेटा वो सोचेगा अभी बनाना कोई जरूरी थोड़ी है, इमरजेंसी थोड़ी है, अभी बनाना था कि अभी के अभी बनाना ही है, ठीक है, अगले साल बना लेंगे, थोड़ा सा रेट्स को नॉर्मलाइज हो जाने दो, और इस तरह का जो टाइम पीरियड है उसको निकल जाने दो, फिर मकान बना लेंगे। यानी कि मकान बनाने को पोस्टपोन किया जा सकता है। तो ऐसी चीज जिसकी डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है बच्चों, उसकी डिमांड कैसी है? प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड पक्का कम होगी। तो डिमांड कैसी हुई? डिमांड हुई सर इलास्टिक। बच्चों मेरी बातें समझ में आ गई आपको? ऐसी चीज की डिमांड कैसी है? इलास्टिक। सीमेंट की डिमांड इलास्टिक, सरिये की डिमांड इलास्टिक, क्योंकि जो प्राइस बढ़ेगा इन चीजों का तो लोग कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी, इलास्टिक। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं जिनकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। जैसे किसी की, मान लो बच्चों, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए हार्ट में, और उसको स्टंट डलना है। स्टंट आप लोग समझते होंगे, एक छोटा सा एक मेटालिक पार्ट होता है, ठीक है, उसको जहां पर ब्लॉकेज होती है वहां पे डाल दिया जाता है, तो ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो सके। अब मान लो वो स्टंट 50,000 रुपए का आता था, बेटे मेरी बात समझना, 50,000 रुपए का आता था, और अचानक रातों रात वो स्टंट 1 लाख रुपए का हो जाता है, और एक बंदा उसको हार्ट अटैक आ गया मान लो, अब उसको स्टंट डालना है। अब उसके घर वाले सोच रहे हैं ये तो 50,000 का था कल तक, आज तो 1 लाख रुपए का हो गया, तो वी शुड वेट,
कि दोबारा 50,000 रुपए का हो जाए फिर डलवाएंगे। बेटा क्या आपको लगता है ऐसा कि दे विल वेट? हाँ बच्चों, क्या आपको लगता है कि वेट करेंगे स्टंट के 50,000 रुपए हो जाने का? जब तक बेटा वो वेट करेंगे, पेशेंट तो वेट नहीं कर सकता। हाँ बेटे, क्या कह रहा हूं मैं? फिर हाँ दिलवाना नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, फिर तो डलवाना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो निपट ही जाएगा ना काम। फिर तो वो चाहे कितने का ही हो जाए, फिर उससे क्या करना है, क्योंकि पेशेंट तो चला गया, जाने वाला चला जाएगा, है ना बेटे। वो तो उसकी डिमांड कैसी है वहां पर, बात समझो, अनपोस्टपोनेबल है ना, पोस्टपोनेबल नहीं है। तो ऐसी चीज की डिमांड कैसी है बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक। हाँ, इन इलास्टिक के प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए सर, डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप उसकी डिमांड को क्योंकि पोस्टपोन कर ही नहीं सकते हो, और जिसकी कर सकते हो उसकी डिमांड इलास्टिक है, जिसकी नहीं कर सकते उसकी नहीं इलास्टिक है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। ओके, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो बच्चों, यहां भी बता दूं मैं आपको, जिन लोगों की इनकम एक्सेप्शनली हाई है उनको फर्क नहीं पड़ता कि चीज का रेट क्या हो गया है, प्राइस बढ़ जाए घट जाए डिमांड करेंगे वो, है ना। तो क्या बोलना चाहता हूं बेटा, कंज्यूमर्स हैविंग वेरी हाई इनकम, पर मैंने साथ में एक और एसोसिएशन ले रखा है, वेरी लो इनकम भी साथ में। और एग्जांपल समझो आप लोग, मान लीजिए एक गाड़ी की कीमत है, यहां पे लिखते हैं, क्या हो गया, हाँ जी, मान लीजिए गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपए, और मुकेश अंबानी इस गाड़ी को खरीदने की सोच रहा था, ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर 5 लाख वाली गाड़ी नौकर के लिए, खुद थोड़ी 5 लाख की गाड़ी में जाएगा। तो 5 लाख की गाड़ी खरीदने की सोच रहा था सर, अचानक वो 5 लाख की गाड़ी कितने की हो गई? 6 लाख की। 6 लाख की हो गई। बेटा आपको लगता है कि डिमांड कम हो जाएगी मुकेश अंबानी के लिए गाड़ी की? क्या आपको लगता है कि डिमांड कम हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, नो सर, इफ यू वांट टू बाय, नो चेंज, ठीक है। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज उसकी तरफ से तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ही विल नॉट थिंक अबाउट 1 लाख। अब तो उसके लिए डिमांड कैसी है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि उसने तब भी खरीदनी थी, उसने अब भी खरीदनी है, उसने 5 लाख पे भी खरीदनी थी, उसने 6 लाख पे भी खरीदनी है। अब बात समझो रिवर्स, जिस इंसान की इनकम बहुत कम है, गरीब आदमी, रोज के 100 रुपए कमाता है वो, और पूरी फैमिली चलती है उससे, ठीक है, उसके लिए इस गाड़ी की डिमांड कैसी है? बेटा उसके लिए भी इनइलास्टिक है। आप कहेंगे सर उसके लिए कैसे इनइलास्टिक है? बेटे वो कहेगा मैंने पहले भी नहीं लेनी थी, 5 लाख की थी मैंने तो तब भी नहीं लेनी थी, और 6 लाख की हो जाएगी भाई मैंने तब भी नहीं लेनी। उसके लिए भी डिमांड कैसी है बेटा? इन इलास्टिक, ठीक है ना। ही विल नॉट ऑल्सो थिंक अबाउट द प्राइस ऑफ द कार, ठीक है ना। वो सोचता ही नहीं है उसके खरीदने के बारे में, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता। यानी एक ऐसा ग्रुप जिसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी इनकम बहुत हाई है, एक ऐसा ग्रुप उसको फर्क नहीं सर पड़ता। फिर तो लोअर इनकम वाले की तो डिमांड ही नहीं हुई सर, वो तो डिमांड नहीं हुई, हाँ, उसके बाइंग पैटर्न में नहीं आती, इसलिए उसको भी इनइलास्टिक ही लगेगी। क्योंकि उसके बाइंग पैटर्न में क्या आता है? उसके बाइंग पैटर्न में घटिया वीट आता है, सस्ता मिल्क आता है, इंफीरियर गुड्स आती हैं सारे उसके बाइंग पैटर्न में, उसको उन चीजों के प्राइस का तो इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन गाड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अगर मैं यहां पर एग्जांपल किसी इंफीरियर गुड्स पे ले लूं तो अमीर आदमी या मिडिल क्लास फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो मैंने तो लेना ही नहीं था, इतना घटिया प्रोडक्ट है मैंने लेना ही नहीं था, अब ये थोड़ा महंगा हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्ट की क्लास और बाइंग पैटर्न, बाइंग कम्युनिटी की क्लास के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, वहां फर्क पड़ता है। समझ रहे बेटा मेरी बात को? तो दोनों क्लासेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर। तो इसका मतलब गाड़ी की डिमांड
एक हाई क्लास फैमिली के लिए और एक वेरी लो फैमिली के लिए, दोनों के लिए कैसी है बेटा, इनइलास्टिक। किसको फर्क पड़ेगा? मिडिल क्लास फैमिली को। मिडिल क्लास फैमिली जिनका इनकम रेंज मीडियम था, जो 5 लाख रुपए जोड़ के बैठे थे कि गाड़ी खरीदनी, अचानक गाड़ी 6 लाख की हो गई, अब उनका बाइंग पैटर्न चेंज हो सकता है। खरीदने वाली गाड़ी वो अब शायद नहीं खरीदे, 1 साल 2 साल के लिए उसको पोस्टपोन कर दें। यस, तो मिडिल क्लास फैमिली को फर्क पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं। डन है बच्चे? 5वां पॉइंट भी। छठा, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। बेटे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हैबिट हो जाती है कस्टमर को, तो ऐसे में फिर प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, है ना। मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं, सिगरेट, अल्कोहल, है ना, और लाइव एग्जांपल हमने कोरोना में देखा ही है कि प्राइस जब अल्कोहल का मल्टीपल टाइम्स बढ़ भी गया, है ना, 170% भी हो गया, तो भी लोगों ने उसको छोड़ा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीजों की डिमांड कैसी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक, कि प्राइस कितना भी हो डिमांड वही रहेगी, इन इलास्टिक। ओके, प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड डिपेंड करता है कि हम किसी चीज के ऊपर अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च कर रहे हैं, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। बेटा अगर मैं बहुत बड़ा प्रपोर्शन खर्च कर रहा हूं, ग्रेटर प्रपोर्शन किसी चीज पे, तो उस चीज का प्राइस बढ़ने पर मैं उसकी डिमांड में कमी करूंगा, यानी मेरी डिमांड कैसी होगी उस चीज के लिए, इलास्टिक। जैसे बड़ा प्रपोर्शन हम किस पे खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे, अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा किस पे खर्च करते हैं, पेट्रोल पे, घर के राशन पे, मिल्क पे, वेजिटेबल पे। अगर ये चीजें महंगी होती है तो कहीं ना कहीं, अगर ये एक्सेप्शनल नेसेसिटी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम इसमें गुंजाइश कर ही लेते हैं, यानी कि इनकी डिमांड कैसी रहती है बेटा, इलास्टिक। और कुछ चीजें जिनके ऊपर हम इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे माचिस, अगर कोई खरीदता है तो मंदिर के लिए, है ना, माचिस, सुई, धागा, है ना, मैच बॉक्स एटसेट्रा, ऑल पिन, टूथपेस्ट एटसेट्रा, सॉल्ट। अब इनके ऊपर हम अपनी इनकम का बड़ा छोटा सा हिस्सा खर्च करते हैं। अब बेटा अगर ये चीजें महंगी हो जाए तो हम सोचते नहीं है इनके बारे में, भाई अब मान लो माचिस 1 रुपए की आती थी, अब 2 रुपए की हो जाए, तो क्या हम माचिस को कम लेने लगेंगे कि भाई ये तो डबल रेट की हो गई? ना, कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि बेटे हमने महीने में लेनी कितनी है, 2 या 3 या 1, इतनी ही लेनी है, तो 1 से 2 रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों की डिमांड कैसी है बच्चों, इन इलास्टिक है, ठीक है, प्रपोर्शन का फर्क पड़ता है। और अगली वाली बात तो वही है, लगभग प्रपोर्शन से ही कनेक्टेड है, प्राइस रेंज। जो चीजें बहुत महंगी होती हैं उनकी डिमांड बच्चों, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जो चीज बहुत सस्ती होती है उनकी डिमांड इन इलास्टिक होता है। ये मैंने भी क्लियर कर ही दिया आपको यहां से। अच्छा जी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटा शॉर्ट पीरियड में डिमांड इन इलास्टिक होती है। शॉर्ट पीरियड में कैसे, वेरी शॉर्ट पीरियड में इन इलास्टिक। वो कैसे बेटा, बहुत छोटे समय में आप किसी चीज को अगर खरीदना चाहते हो, अगर मजबूरी में खरीद रहे हो, तो बेटा वो खरीदनी पड़ती है, उसकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। अब जैसे मैं बोलता हूं, मान लो कि इन इलास्टिक कैसे, जैसे मान लो अभी देखो कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है बाहर, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त बाहर, ठीक है, और आप में से कोई बच्चा मान लो कहीं जा रहा था, रास्ते में फंस गया, बारिश क्योंकि बहुत तेज हो रही है, तो रास्ते में ही एक ऑप्शन भी मिल रहा है छाते का, और वो छाता नॉर्मली मान लो 200 रुपए का आता है, आपको पता है वो 200 रुपए का आता है, राइट। लेकिन वो छाते वाला वो आपको छाता 300 रुपए का बेचने को बोलता है, भाई 300 का बेचूंगा आपको। तो बेटा अगर आप में से कोई बंदा चाहता है यार मैं ठीक ठाक तरीके से बिना भीगे घर पहुंच जाऊं, तो आप उस चीज की परवाह नहीं करेंगे कि 200 या 300 है, आप ले लोगे। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड है, आपको डिसीजन लेने का समय ही नहीं मिल रहा, और मजबूरी में फंसे हुए हो आप, तो 200 वाली चीज 300 की भी ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिमांड कैसी है उस छाते की, उस समय पे डिमांड कैसी बेटा, इन इलास्टिक है, बिकॉज इट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट। प्राइस बढ़ने पे डिमांड जो है वो कम नहीं होगी, यहां पर इन इलास्टिक है, चेंज नहीं होगी। लेकिन मान लो आप बरसात नहीं हो रही, आप छाते की दुकान पे बकायदा छाता लेने गए हो, आपका सोचने का समझने का पूरा समय है, ठीक है। अब अगर वो 200 वाला छाता आपको 300 का देगा तो आप उससे नहीं लोगे, आपको कोई डिसीजन लेने के लिए समय मिल रहा है। आप पड़ोसी की दुकान पर, वहां भी अगर महंगा, आपको अगर रहने दो, आज रहने देते हैं, और अगले विजिट में देखेंगे जब वैरायटी और आ जाएगी, जब प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे हम तब ले लेंगे। तो डिमांड कैसी है बेटा, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कैसी हुई, वहां पर इलास्टिक, आपने डिमांड चेंज कर दी, क्योंकि आपके पास सोचने समझने का समय था।
ठीक है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में बेटा डिमांड इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग पीरियड में डिमांड इलास्टिक होती है। गॉट द पॉइंट। तो बच्चों ये सब वो चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं कि किसी चीज की डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, किस चीज पे डिपेंड करता है, किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि डिमांड किसी प्रोडक्ट की क्या है। ठीक है, ये सब थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।